नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र, जय इंडिया जागो में आपका फिर एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है सर्कुलर नंबर 147। सर्कुलर नंबर 147 मतलब विकास काम में जो झोपड़ी धारक सहयोग नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए इस्लाम एक्ट सेक्शन 33-38 में कार्रवाई करने बाबत आज हम इस विषय में बात करेंगे कि 33-38 नोटिस क्या है। दोस्तों, इस्लाम एक्ट 1971 सेक्शन 33 निष्कासन की कार्रवाई है, जिसके अंदर सोसाइटी, डेवलपर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को संज्ञान देते हैं कि कुछ झोपड़ी धारक डेवलपमेंट में हमको असहयोग कर रहे हैं, उनके विरुद्ध 33-38 में कार्रवाई करना है। तो दोस्तों, 33 का मतलब निष्कासन कार्रवाई है और 38 का मतलब डेमोलिशन। तो यहाँ पे जो सेक्शन 147 जो सर्कुलर बताया गया है, सर्कुलर 147 ये कहता है कि जब भी संस्था, विकासक या आर्किटेक्ट को 33 की नोटिस 33-38 की नोटिस देना है, उसके पहले जो भी झोपड़ी धारक सहयोग नहीं दे रहे उनको आपको नोटिस देना है झोपड़ा खाली करने के लिए, और उस नोटिस के साथ में मतलब पत्र के साथ में आपके पात्रता के विषय में, आपके एनेक्शल 2 के बारे में जानकारी, आपका एनेक्शल 2 में आप पात्र हैं अथवा अपात्र हैं, आपका एनेक्शल 2 नंबर, और डेवलपमेंट के अंदर जो LOI, IOA और प्लान वगैरह जो भी है उसके विषय में उनको बताना है कि आपका डेवलपमेंट के प्रोग्रेस क्या है। उसके बाद तब 33-38 की कार्रवाई होती है। तो दोस्तों, ये सर्कुलर जो बनाया गया है उस SRA की मार्गदर्शिका के अंदर ही दफन है, ऐसी कोई कार्रवाई होती नहीं है। डेवलपर कहीं डेवलपर नोट लेटर देते हैं कि आप घर खाली कीजिए, आप विकास काम में बाधा बन रहे हैं। उसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट झोपड़ी धारकों को प्रोवाइड नहीं किया जाता है, दिया नहीं जाता है। और दोस्तों, 33-38 ये डेवलपर के लिए एक ऐसा हथियार है जिसके अंदर कोई भी झोपड़ी धारक बच नहीं सकता है, मात्र टाइम पास कर सकता है। टाइम पास इन द सेंस 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, उससे ज़्यादा नहीं। आपके ऊपर 33-38 के अंदर अगर नोटिस आ गई है तो ये मान के चलिए कि आपका झोपड़ा टूटना ही टूटना है, उसको कोई नहीं बचा सकता है। चाहे आप AGRC के पास जाओ, चाहे हाई कोर्ट जाओ, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाओ। तो दोस्तों, इस नोटिस के अंदर बचाव है ही नहीं, क्योंकि सब पहले से तय रहता है। क्योंकि यहाँ पे डेवलपर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड लेता है, मानवता का विषय लेता है। उसमें ये बताता है कि मैं इतने लोगों को खाली कर चुका हूँ और ये जो झोपड़े विकास काम में बाधा बन रहे, जिसकी वजह से अगर ये नहीं हटे तो मैं उन लोगों को भाड़ा भी प्रदान नहीं कर पाऊँगा, और जिससे उन लोगों को तकलीफ होगी और मैं इनको डेवलप करके रिहैब नहीं कर सकूँगा। तो ये जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है, मानवता का ग्राउंड जो ले रहे हैं, उसी ग्राउंड के तहत आपको हर जगह से आपके विरुद्ध ऑर्डर आएगा। तो दोस्तों, 33-38 में सिर्फ आपको आपके जो भाड़े के विषय में है, आपका अगर अपात्र व्यक्ति है तो सर्वे टूटने के पहले सक्षम प्राधिकरण द्वारा उसका सर्वे किया जाए, और जिसका एनेक्शन में नाम नहीं है वो व्यक्ति भी उसका सर्वे करवाने का
डिमांड करे कि हमारा जो भी है, हमारी पात्रता नहीं हुई है, तो हमारी पात्रता सुनिश्चित करने के लिए हमारे घरों का, हमारे झोपड़ों का सर्वे किया जाए। तो ये जो चीज़ है ये आपके मान्य होगी, क्योंकि 33-38 में रूल भी है कि जो भी झोपड़े तोड़ते हो अपात्र व्यक्ति के, तो उन झोपड़ों का सर्वे करना अति आवश्यक है। क्योंकि कल वो व्यक्ति यदि पात्रता के लिए एप्लीकेशन फाइल करता है और डिपार्टमेंट में सर्वे नहीं किया, तो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी हो जाएगी वो, क्योंकि झोपड़ा 33-38 में टूटा मतलब झोपड़ा वहाँ पे था। और दोस्तों, इसके अंदर कॉमर्शियल हो चाहे रेसिडेंशियल हो, किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। यहाँ पे मैंने बताया ना, ये तय है। और ये पहले जो नोटिस आती थी 33-38 की, वो कंपनी अथॉरिटी देते थे, जिसके अंदर डेवलपर और सोसाइटी लेटर देती थी। पहले सोसाइटी डेवलपर को लेटर देती थी कि भाई इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। अब डायरेक्ट डेवलपर लेटर देता है तहसीलदार SRA को, CO SRA को, कि भाई इन असहभागी झोपड़ी धारकों पर कार्रवाई की जाए। तो प्रक्रिया चेंज हो गई है। पहले कंपनी अथॉरिटी थे, अपने अथॉरिटी एडिशनल कलेक्टर थे। अब ये चीज़ तहसीलदार 1 या 2, मतलब जिस अधिकारी का जहाँ क्षेत्र, उस क्षेत्र में, एक का क्षेत्र अलग है, दूसरे का क्षेत्र अलग है, तो उस क्षेत्र में जो भी वहाँ पे अप्रोप्रिएट अधिकारी होगा, तहसीलदार स्पेशल सेल, वो नोटिस देगा और उसके ऊपर आपको हियरिंग देगा। तो दोस्तों, मैं सिर्फ आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि 33-38 जितना डेवलपर को लाभदायक है उतना आपको भी लाभदायक है। और मैं हर झोपड़ी धारकों को एक ही सुझाव दूंगा कि अपने मन से झोपड़ी न खाली करें। कम से कम 33-38 की नोटिस लें और जो भी तहसीलदार स्पेशल सेल के हैं वहाँ पे हियरिंग लें, उनके सामने अपना प्रस्ताव रखें। और मोस्टली प्रस्ताव वही भाड़े का रखें, और जो अपात्र और जिनका नाम नहीं आया है वो व्यक्ति, वो झोपड़ी धारक अपने सर्वे के बारे में बात करें। क्योंकि दोस्तों, अगर भाड़ा, अपात्रों को भाड़ा देने का प्रावधान नहीं है, लेकिन डेवलपर क्या करते हैं, हम 1 साल का भाड़ा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम देंगे, लेकिन अगर आपकी पात्रता नहीं होगी तो भाड़ा नहीं मिलेगा। वो तो पहले SRA के अंदर ये था कि पात्रता जब होगी तब से भाड़ा देंगे, ये SRA के अधिकारियों ने अपना रूल बना के रखा था। हाई कोर्ट के अंदर बहुत सारे मैटर्स आए, पहले भी ऑर्डर्स आए थे, लेकिन अब हाई कोर्ट ने स्ट्रिक्ट कहा है कि जिस दिन आपने झोपड़ा तोड़ा है उस दिन से भाड़ा लागू होता है, अगर वो आदमी की पात्रता डिसाइड हो जाती तो। और दोस्तों, मैंने पहले बताया कि जो सशुल्क में है उसको भाड़े का प्रावधान नहीं है, उसको भाड़ा देने का प्रावधान कोई सरकार ने बनाया नहीं है। जब भी इस चीज़ की पब्लिकेशन की गई थी 2019 वगैरह में, 18 या 19 में, तब पब्लिकेशन में कहा गया था कि जिसे पात्र व्यक्तियों को भाड़ा मिलेगा इनको ही मिलेगा। लेकिन जब ये सरकार ने GR बनाया तो उसमें भाड़े का कोई प्रावधान नहीं डाला है। तो इसके लिए जो भी पात्र व्यक्ति को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उनको भाड़ा मिलेगा टूटने के बाद भी, कि वो रजिस्टर्ड है। अपात्र जो भी हैं वो अपने पहले पात्रता निश्चित करें। मैंने हर वीडियो में कहा है कि जो भी अपात्र व्यक्ति है, अगर आपको नहीं पता है, उनके एरिया में एनेक्सल 2 निकल चुका है, तो कंपनी अथॉरिटी के पास जाइए, एनेक्सल 2 की सर्टिफाइड कॉपी निकालिए और जोड़ पत्र 3-4, जो कि 3-4 कैसे भरना है, क्या भरना है, वो भी मैंने आपको बताया है मेरे वीडियो के अंदर, जो कि जिसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि जोड़ पत्र 3 और 4 कैसे भरें। तो मैंने कैसे भरना है, कौन सा जो 3 नंबर किसके लिए काम आता है, 3 नंबर 4 नंबर किसके लिए काम आता है, और जो सशुल्क है उनके लिए कौन सा GR है, तो ये सब हमने उसमें बताया हुआ है। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि देखिए, आप बेवजह फालतू पैसे मत डालिए। मैं तो ये भी बोलूँगा, आप 33-30 की सुनवाई में आप इन पर्सन लड़िए, आपकी जितनी समझ है उतनी ही बोलिए, क्योंकि वहाँ पे वकील भी खड़ा करेंगे तो आपको कोई भी राहत मिलने वाली नहीं है।
ना तो हाई कोर्ट मिलेगा ना सुप्रीम कोर्ट में मिलेगा। तो इसके लिए कम से कम आप जो तहसीलदार स्पेशल सेल की सुनवाई करिए, उसके ऑर्डर से अगर आप सहमत नहीं हैं तो आप AGRC भी जाइए, AGRC में भी आप लड़ सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। अब आप अगर एजुकेटेड हैं, समझदार हैं, तो आप हाई कोर्ट में इन पर्सन भी लड़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ आप टाइम पास कर सकते हैं। रिजल्ट नील बट्टा सन्नाटा ये आएगा, घर तोड़ना ही पड़ेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 33, 38 में घर तोड़ना ही पड़ेगा। हमारे समय में दोस्तों हमने बहुत मशक्क़त की, बहुत लड़े, हम 2 बार लड़े। दोनों बार में कम से 50 से 60 व्यक्तियों का केस मैं लड़ा हूँ। एडिशनल कलेक्टर तक मैं वहाँ पे लड़ा हूँ। हर चीज़ का एविडेंस सब कुछ होते हुए भी हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि CC ही नहीं थी, प्लान किसी को दिखाया नहीं गया था, कुछ भी नहीं था, और हमारे ऊपर 38 की कार्रवाई हो गई। उसमें सोसाइटी की मिली भगत थी। सोसाइटी में अपात्र लोग बैठे थे चेयरमैन सेक्रेटरी बन के, जिनको अभी में फ़िलहाल में भंग करवाएं सोसाइटी। तो ये जो चीज़ें हैं इसको समझिए, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि 38 में मान के चलो जिस दिन नोटिस आई तो समझो आपका घर टूटना ही टूटना है, क्योंकि 33 एक ऐसी नोटिस है जो अधिकारियों के लिए बड़ी लाभदायक है, लेकिन आपके लिए भी लाभदायक इसलिए है कि वो नोटिस जो भी आपको मिले आपको संभाल के रखिए, क्योंकि आने वाले समय में अगर प्रोजेक्ट में कहीं उतार चढ़ाव होता है या देरी होती है तो वो नोटिस आपको काम आएगी, क्योंकि आपके जो घर है आपने नहीं खाली किए, आपसे वो सरकार द्वारा खाली कराया गया है। तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि आपके घर के बदले में आपको घर दिया जाए, और वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे कि आपको ज़बरदस्ती आपका घर खाली कराया गया है सरकार के मसले द्वारा। तो ये चीज़ आपके लिए 38 हो गई सर दोस्तों। और 38 में आप, मैंने पहले ही बताया, सोच के चलिए कि आपको कोई राहत नहीं मिलने वाली है। आप सिर्फ अपने अधिकारों को वहाँ पे करिए कि आपके भाड़े का क्या, भाड़ा कितना देगा, डेवलपर ने आपके साथ करारनामा किया है या नहीं किया है वो जानिए, उस चीज़ की कॉपी लीजिए, करारनामा कराइए हमारा, हम झोपड़ा खाली करने को तैयार हैं, हमको आगाऊ भाड़े दीजिए, तोड़ने के पहले हमें 1 हफ्ते का समय दीजिए ताकि हम कहीं भी अपने परिवार को रीसेटल हो सके। तो ये चीज़ का डिमांड कीजिए। आप अगर वहाँ डिमांड करें नहीं मुझे खाली ही नहीं करना है, तो मैंने आपको बताया ना, आप कितना भी बड़ा वकील कर लीजिए या कितने भी एविडेंस ले लीजिए, आपको राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि ये नोटिस डेवलपर के लिए बहुत बड़ा हथियार है और इसी का फ़ायदा पूरी मुंबई में लिया जाता है। तो दोस्तों 38 के विषय में आपको बताया मैंने। 33 हम तो हाई कोर्ट भी गए थे, हम हाई कोर्ट भी गए थे 2016 में, लेकिन जब हाई कोर्ट में पहुंचे तब हमें ज्ञात हुआ कि हमने गलती की, हमें हाई कोर्ट नहीं जाना चाहिए था, हमें बस यहीं लड़के जो भी है घर खाली करके दे देना चाहिए था। कारण ये कि हाई कोर्ट के अंदर दोस्तों हमने 4 दिन हम सोए नहीं, 4 दिन हमें प्लेन बनाने में लगा। अब आप सोचेंगे 4 दिन क्यों, उसका कारण ही बताता हूँ। क्योंकि जो महाराष्ट्र सरकार में जितने भी डिपार्टमेंट हैं मोस्टली उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं मराठी में होते हैं, और हाई कोर्ट में मराठी डॉक्यूमेंट का ट्रांसलेट कराना होता है, चाहे हिंदी हो चाहे मराठी, उसको ट्रांसलेट करा के देना पड़ता है। वो ट्रांसलेट करने में हमको इतने समय चले गए 4 दिन। और जब हमने समय पे प्रिंट डाला और आर्ग्यूमेंट के लिए हम खड़े हुए, वहाँ पे हमारे वकील खड़े हुए, तो जज महोदया ने हमें समय ही नहीं दिया। उन्होंने खाली इतना बोला 38 के मैटर में मैं कोई भी समय नहीं दे सकती हूँ। तो हमारे वकील साहब ने बोला कि मैडम हमें 1 हफ्ते का समय दो, हम हाई पावर तो मूव कर सके, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो काम हुए हैं वो इलीगल है, तो उसके लिए तो हमें समय दें। तो जज महोदया ने कहा कि मैं 1 हफ्ता नहीं 1 घंटे का समय नहीं दूंगी, तुरंत जाके घर खाली करो। तब हम समझ गए कि हाई कोर्ट में जाने का कोई मीनिंग नहीं है, और इस चीज़ में खाली हम जितना हो सके भाड़े के मैटर में और ये करें। और सेकेंड टाइम जब हमारी 38 की नोटिस आई, मतलब
पहली जो नोटिस थे हमारे लोगों की थी, सेकेंड नोटिस में हमारा भी नाम था उसमें। जब पहली समय हम लड़े तो हमें ज्ञान हो गया कि हमें करना क्या है। तब हमने 3330 में अपील में सिर्फ इतना ही कहा कि सर रेंट के बारे में कोई डिसाइड नहीं हुआ कि रेंट कितना मिलने वाला, क्या मिलने वाला है। और हमारी जो एरिया है उस एरिया के अंदर में आज के टाइम पे 10-12 हज़ार में कोई झोपड़ा वगैरह मिलता नहीं है, तो कहाँ जाएं हम। अब हमें या तो मुंबई छोड़ के जाना पड़े बाहर, नाला सपारा। तब उन्होंने कहा कि आपका भाड़े का जो भी डिसाइड करो आपस में बैठ के। तब डेवलपर से मेरी बातचीत हुई, उसमें 12,000 भाड़ा दे रहा था, हमने 15,000 भाड़ा, हमने 20,000 डाला था, लेकिन बिल्डर रोते रोते 15,000 पे आया। 15,000 भाड़े फिक्स करके हमने वहाँ सेटलमेंट कर लिया सब लोगों ने, क्योंकि हम समझ गए थे इसके आगे जाके कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे फालतू पैसे जाने वाले हैं, हाई कोर्ट में वकील पैसा लेगा, वहाँ पे केस पुटअप करने के लिए पैसे जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो देना पड़ेगा। इससे अच्छा कि भाई यहीं पे हम सेटलमेंट कर ले, क्यों ना पैसा खर्चा करें। तो दोस्तों हाई कोर्ट वगैरह जाके कोई मतलब नहीं ना, आपकी मर्जी, आप लड़ना चाहते लड़िए, लेकिन नतीजा वही है, नील बट्टा सन्नाटा। हाँ, जहाँ पे डेवलपमेंट बहुत डिले हो चुका है, 10-15 साल लोगों को रिहैब नहीं किया गया है, स्कीम बंद पड़ी हुई, वहाँ आप लड़ सकते हैं। वहाँ आप लड़ने को अधिकार है आपको कि भाई मेरी गारंटी क्या। जो 12, 15, 18 साल से 20 साल से बाहर लोग हैं, जब उनको ही रिहेबिलिट नहीं किया तो हम लोगों को निकाल के हम लोगों को बेघर क्यों किया जा रहा है। तो वहाँ एक क्वेश्चन राइज होगा कि भाई जब पहले वालों को तुम रिहैब नहीं करो तो इनको क्यों तोड़ रहे हो। तो ये चीज़ उनके लिए लागू होएगा और वो लड़ने का थोड़ा सा अधिकार उनको बनता है। बाकी समय में कोई भी अधिकार नहीं बनता है दोस्तों। तो इसलिए उस चीज़ के अंदर ज़्यादा मतलब अंदर घुसना, ज़्यादा लड़ना भी बेवकूफ़ी है, आपका समय नष्ट, पैसे का बर्बादी है, क्योंकि हम भुगत चुके हैं। इसलिए मैं एडवाइस दे रहा हूँ मैं। और मैं यहाँ पे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव हो, कोर्ट हो, 35 हो, ये मैं खुद ही लड़ता हूँ। AGRC हो, हाई पावर, वहाँ मैं वकील कभी नहीं करता हूँ। मुझे मालूम वकील जो नहीं बोल पाएगा मैं बोल लूँगा, क्योंकि मैं कानून जानता हूँ और उसी कानून को मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या है। तो आपको सिर्फ आपका अधिकार भाड़े के विषय में, और जो अपात्र और जिसके नाम एनेक्शन में नहीं है वो सर्वे किए बगैर अपनी झोपड़ी नहीं तोड़े, इसके लिए उसको वहाँ पे आपका अधिकार मांगिए, रिटर्न में डालिए कि भाई हम झोपड़े तोड़ने को तैयार है, लेकिन हमारा झोपड़ा सर्वे कराया जाए, हमारा झोपड़ा सर्वे कराया जाए और उसकी कॉपी हमें भी दिया जाए ताकि हम अपील के लिए डाल सकें। तो ये जो आपकी जो डिमांड है वो मान्य हो जाएगी। और पात्र वालों को तो टेंशन है ही नहीं, पात्र वालों का तो ऑलरेडी पात्र है। तो दोस्तों 3330 एक चीज़ है जो कानून में लिखा गया है वो होता नहीं, और जो होता है वो कानून में है नहीं। क्योंकि यहाँ पे 3330 में आपको तो आर्टिकल 19 और 21 का राइट्स भी नहीं है, आपको बोलने का अधिकार ही नहीं वहाँ पे दिया ही नहीं जाता है। आप ये पूछोगे कि भाई मुझे तो कोई डॉक्यूमेंट दिया नहीं गया, मुझे एनेक्शन बताया नहीं गया, मुझे प्लान दिखाया नहीं, बताया नहीं गया, बोलेंगे बाकी लोग गए ना तो आपको जाने में क्या तकलीफ है। मतलब आपके अधिकारों को रोका जाता है, बोलने का मौका नहीं। तो इसके लिए वहाँ पे खाली आपके उन अधिकारियों को मांगो जो वहाँ से मिल सके, क्योंकि वो आप रिटर्न में डालेंगे तो आपके यहाँ पे आपके लिए फ़ायदा ये है कि जब आप अपील में जाएंगे, पात्रता के लिए जाएंगे, तो वो लगा सकते हैं कि भाई हमने 3338 में भी डाला था लेकिन हमें मौका नहीं दिया, डिपार्टमेंट की गलती है, हम क्या करें। तो आपके लिए बहुत बड़ा एविडेंस बनेगा। तो दोस्तों ये है 3338 सेक्शन सर्कुलर नंबर 147, जिसके अंदर मैंने बता दिया क्या है 3338 और इससे बचने का क्या रास्ता है। कहीं नहीं, कोई रास्ता नहीं है बचने का, कोई रास्ता नहीं है। नोटिस यदि आपको मिली है दोस्तों तो समझिए आपका घर टूटेगा। आज नहीं टूटा, 6 महीने टूटेगा, 4 महीने, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रियायत नहीं दी जाती है, चाहे आप कहीं भी चले जाइए। तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने सर्कुलर 152 के बारे में वीडियो बनाया था, उसमें वारसनामा कैसे करें। तो उसमें मुझे शशिकांत उगाड़ी जी का मैसेज आया, 2 मैसेज है।
पहिला मेसेज आहे, वारस नोंद होऊन सुद्धा सोडतीत आईचा नावाऐवजी मूल मयत झोपडीधारकांचे नाव घेतलेले आहे. मतलब कि इनकी जो भी मेन मूल झोपड़ीधारक हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी पत्नी के नाम पे वारसनामा हो चुका है, फिर भी लॉटरी के अंदर जो मूल झोपड़ीधारक उनके पति का नाम आया है. सहकार विभाग वाटप पत्र कुणाचं नाव देणार विचारल्यावर सांगतात ज्याचे नाव सोडतीत आहे त्याचा नावावर देणार. मतलब सहकार विभाग को उन्होंने पूछा कि आप लॉटरी के समय अलॉटमेंट किसके नाम पे देंगे, अलॉटमेंट लेटर, तो उन्होंने कहा भाई जिसका नाम है लिस्ट में हम उसी के नाम पे देंगे. त्याचा पण वारसदार नोंद झाली आहे, मग आईच्या नावाने सदनिका वाटप मिळाले पाहिजे, वाटप पत्र मिळाले पाहिजे. मतलब उनका कहना सही है कि जब माँ के नाम पे वारस नोंद हो चुकी है, उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो माँ के नाम पे वाटप पत्र मतलब अलॉटमेंट लेटर मिलना चाहिए. तो शशिकांत शिंदे जी, आप शशिकांत उगड़ी जी, आप सही हैं. फ़र्क इतना है कि आपकी सोसाइटी के यहाँ से जो या डेवलपर या सोसाइटी ने जो लिस्ट दिया है उसके अंदर उन्होंने आपके पिताजी का नाम दे दिया है. और मैंने पहले ही बताया था कि हस्बैंड और वाइफ दोनों नॉमिनी होते हैं, वो संयुक्त पात्र होते हैं. उसका कारण ये है कि दोस्तों हमारे भारत देश के अंदर हस्बैंड और वाइफ को अर्धनारीश्वर कहा गया है. तो इसके लिए ये संयुक्त पात्र होते हैं. उनका नाम ट्रांसफ़र नहीं भी कराएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, उनको पूरा अधिकार मिलता है, वो भाड़ा भी ले सकते हैं, वो सोसाइटी में इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता है. हस्बैंड और वाइफ ये नॉमिनी. और यदि आपको इस चीज़ पे ये करना है कि भाई आपके माँ के नाम पे अलॉटमेंट लेटर आए, तो शशिकांत जी आपको असिस्टेंट रजिस्ट्रार के यहाँ पे, आपके जो भी सहायक निबंधक हैं उनके यहाँ पे जो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव एक्ट 1960 है उसके सेक्शन 22 और 23 में, सेक्शन 22 और 23 में आपको अपील फाइल करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको ये बताना पड़ेगा कि मेरे पिताजी इस सोसाइटी में मेंबर थे और उनका जो निधन इस समय पे हुआ और उसके बाद हमने इनका जो भी है सर्कुलर 152 के हिसाब से इनका नाम ट्रांसफ़र कराया गया है. तो आज जो भी अलॉटमेंट हो वो मेरी मम्मी के नाम पे मिले और मेरी मम्मी को मेंबर बनाया जाए. 22 मतलब सभासदत्व मतलब मेंबरशिप, जो सभासद होते हैं उनका एंट्री करने के लिए सेक्शन 22 है कि जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स बनाने के लिए. तो आप उसके अंदर में अपील करें, आपका काम हो जाएगा और उसको कोई नहीं रोक पाएगा. और नाम अगर नहीं भी होता, अगर पिताजी के नाम भी अलॉटमेंट लेटर है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी. हाँ, दूसरा क्वेश्चन ये है आपका, वडिलांच्या मृत्यूनंतर आईच्या नावाने वारस नोंद केली आहे, भविष्यात आईच्या मृत्यूनंतर मुलांसाठी हीच प्रक्रिया करावी लागणार का? तो शशिकांत जी, आपने जो वीडियो मैंने बताया, आपने जो मेरा वीडियो देखा है 152 का, मैं आपसे निवेदन करूंगा एक बार वापस देख लीजिए. मैंने उसमें क्या कहा है, मैंने कहा है जो रूल है वो रूल क्या कहता है कि जब तक आपको अलॉटमेंट नहीं होता है तब तक तहसीलदार स्पेशल सेल तो ट्रांसफ़र का काम करेंगे, वारस ट्रांसफ़र का काम. और एक बार अलॉटमेंट बिल्डिंग का हो जाता है तो वो सोसाइटी के हाथ में चले जाता है, सोसाइटी ट्रांसफ़र कर सकती है. और आपके लिए आपने ये नहीं बताया कि आपकी सोसाइटी रजिस्टर्ड है या प्रपोज्ड है. यदि आपकी सोसाइटी रजिस्टर्ड है तो आप सोसाइटी के चेयरमैन सेक्रेटरी को लेटर लिखिए, उनको बोलिए कि हमारे सोसाइटी में नॉमिनेशन फॉर्म भरवाइए और सेट सर्टिफिकेट हमें दीजिए. जो भी खर्चा आता है एक सभासद का हम भरने को तैयार हैं. तो आप और लोगों को भी जागरूक करिए
और नॉमिनेशन फॉर्म और शेयर सर्टिफिकेट, मतलब भागधारक, मराठी में भागधारक कहते हैं उसको, भागधारक सर्टिफिकेट वो बनवा के लीजिए, जिसके बाद आपको ये जो प्रक्रिया करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये जो आपने पहले अभी जो डिपार्टमेंट के गए तो अभी अलॉटमेंट मिलने के बाद आपको सोसाइटी से हो जाएगा, और अगर नॉमिनेशन और शेयर सर्टिफिकेट हो जाता है तो उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अंदर सिर्फ ये रहेगा कि जैसे आपने बोला कि हमारी मृत्यु के बाद, तो सर आपकी जो फैमिली है उसका नाम अगर शेयर सर्टिफिकेट में आ जाता है, नॉमिनेशन में आ जाता है, तो आपके फैमिली को खाली डेथ सर्टिफिकेट जमा करना है। उसके अंदर जो भी नाम है वो उनके वारसदार हो जाएंगे, तो उसमें ज़्यादा कुछ मगजमारी नहीं रहती। इसके लिए सबसे पहले मैंने अभी हर वीडियो में बोलता हूँ कि अपनी सोसाइटी को उनको प्रेशराइज करो, नॉमिनेशन फॉर्म और शेयर सर्टिफिकेट ये बनाने के लिए बोलिए। शेयर सर्टिफिकेट जो भी खर्चा आता है 250, 300, 5 शेयर होते हैं 50-50 रुपए के, और नॉमिनेशन फॉर्म का होता है वो आपको दिया जाएगा भर के। और सोसाइटी में उसकी 2 कॉपी होगी, एक कॉपी आपको मिलेगी, एक कॉपी सोसाइटी में जमा होगी और एक कॉपी रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाती है जेरोक्स मार के। तो ये जो चीज़ें हैं ये पहले आप करिए, तो आपको भविष्य में जो भी आने वाले प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाएंगे। और वैसे भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, अलॉटमेंट के बाद सोसाइटी में ही सब कुछ प्रक्रिया चलती है, वो फिर डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं रहती, सोसाइटी को अधिकार हो जाता है। तो शशिकांत जी, पहले मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, हमारे वीडियो देखते हैं, हमारे चैनल को देखते हैं, हम तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हैं और सभी दर्शकों को शुक्रिया अदा करते हैं और निवेदन का अपना रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि दोस्तों इस जनहित जागरूकता में आपका जो सहयोग है वो बहुत ज़रूरी है। यदि आप हमारी इस वीडियो को, हमारे चैनल को जितना फैलाओगे उतना ही इसका प्रभाव दिखेगा, क्योंकि ये जागरूकता होगी, लोग जागरूक होंगे, लोग कानून जानेंगे, लोग रूल्स जानेंगे, नियम जानेंगे, तो उनको तकलीफ नहीं होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और जो भी हमारे नए दर्शक हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र।